नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक आर्ट्स ख्वाजपुर में। तो साथियों, आज हम आपको ले आए हैं बदरपुर महरौली रोड पर, दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद किले। जी हाँ साथियों, खिलजी वंश, चलो तो आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश की समाप्ति के बाद या खिलजी वंश में विजय प्राप्त करने के बाद में मोहम्मद सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। यह साथियों गियासुद्दीन तुगलक, जिनका उपनाम गाजी मलिक भी था, उन्होंने अपनी जीत की खुशी में इस किले का निर्माण 1321 से 1325 के मध्य कराया था। साथियों यह जो किला है लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और यह जो है साथियों कुतुब मीनार, जो विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, उससे महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बदरपुर महरौली मार्ग पर स्थित है साथियों। और साथियों इस किले की एक और खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा किला है कि जिस किले के अंदर आम लोगों को रहने की भी अनुमति थी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ाते हैं इस किले के बारे में। देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ना कोई सरिया गाटर लोहा, कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर से पत्थर को सटाकर और चूना मसाला के द्वारा बिल्डिंग को तैयार किया गया है साथियों। और यह जो है मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़, बहुत ही खूबसूरत किला है। इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं और भारी भरकम पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है साथियों। जो समय के साथ चलते चलते यह 80% खंडित हो चुका है साथियों। ये जो आप देख रहे हो, ये शोक स्तंभ है साथियों। ये शोक स्तंभ है साथियों, ये इसलिए बनाया गया था कि जब किसी जो है युद्ध में ये हार जाया करते थे तो इस शोक स्तंभ पर खड़े होकर अपना शोक मनाते थे। और ये साथियों इस किले के अंदर ये मस्जिद बनाई हुई है जहाँ पर ये लोग पूजा करते थे। ये धार्मिक स्थल है साथियों इनका। और साथियों ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये विजय स्तंभ है साथियों। ये विजय स्तंभ इसलिए बनाया साथियों क्योंकि मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक जो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, और जिसमें विशेषकर दक्षिण भारतीय था। और साथियों दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर था पहले, अब तो तेलंगाना के अंदर आता। तेलंगाना राज्य के अंतर्गत वारंगल एक जगह है जिसको गियासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम अपने नियंत्रण में लिया था। तो साथियों जब ये विजय मना के आते थे तो इस पर खड़े होकर अपनी खुशी मनाते थे। किस पर? विजय स्तंभ पर। इस समय साथियों हम विजय स्तंभ पर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ के सैनिक या और जो राज दरबार जो लोग होंगे, नौकर चाकर, उनके महल होंगे। और देखो ये जो सामने जस्ट दिखाई दे रहा है आपको साथियों, ये शोक स्तंभ है, और दक्षिण दिशा में ये जो है विजय स्तंभ बना रखा है साथियों। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है साथियों। और ये जो आप देख रहे हो साथियों, ये आगे चल के दिखाएंगे हम, ये टुम्ब है, यानी ये जो है गियासुद्दीन तुगलक जी की समाधि स्थल है। और देखिए साथियों जब विजय स्तंभ पर खड़े होते हैं तो इतनी ऊंचाई है कि वहाँ से एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ को भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, और उनको देखने का आनंद भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो साथियों जब भी आपका आने का मन बने, मैं तो कहता हूँ एक बार अवश्य आइए, लेकिन अपने साथ खाने और पीने की वस्तुएं साथ लेकर आएँ, क्योंकि इसको घूमने के लिए पूरा दिन का वक्त चाहिए। तो ये साथियों जो भूमिगत जो ये स्थान बना हुआ है, इसको कुछ विद्वान लोग
मीना बाज़ार बताते हैं और कुछ विद्वान लोग इसको कैद खाना बताते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कैद खाना ही होगा, क्योंकि मीना बाज़ार इतना संकरा नहीं हो सकता साथियों, है ना। लेकिन आपको ये देखने में क्या लगता है, कृपया करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से ये मीना बाज़ार हो सकता है या फिर ये कैद खाना हो सकता है। कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसमें साथियों आमने सामने कमरे बने हुए हैं और ये बीच बीच में ये जो है सीढ़ी दे रखी हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने के लिए साथियों। और इनके जो रूम हैं उनके जो गेट हैं साथियों उनमें भारी भरकम पत्थर लगा हुआ है। और बीच बीच में साथियों ये दीवारें बनी हुई हैं जो आप देख रहे हो, जिसमें शायद वो रोशनी के लिए अपनी मसाल वगैरह लगाते होंगे। तो साथियों इसका संकरा यही है जो आप देख रहे हो, ज़्यादा चौड़ा नहीं है और लंबाई भी इसकी 200-250 मीटर के आसपास रही होगी। चलिए साथियों अब ऊपर चलते हैं और ऊपर का आनंद आपको दिखाते हैं वीडियो में। ऊपर का आनंद लीजिए वीडियो को देखकर। ये देखिए साथियों कितनी भारी भारी दीवारें हैं। और एक बात और आपको साथियों में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ दीवारों को ज़्यादा टच ना करें, होशियार रहें, अकेले ना आएँ, अपने परिवार के या साथियों यार दोस्त के जो संग साथी हैं उनके साथ आएँ। और क्योंकि यहाँ पर साथियों देख रेख के अभाव में झाड़ियाँ, कीकड़, कांटे और घास फूस ज़्यादा हो गई है साथियों। तो ये भी साथियों देखो एक बावली बनी है जो शायद या तो अपूर्ण थी या जो टूट गई है। तो साथियों क्योंकि यहाँ पर सांप, कीड़े जो है जहरीले कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो इसलिए देखभाल कर रहे हैं। एक तो सांप हमको भी दिखाई दिया था जो थोड़ी देर में हम आपको दिखाई देंगे। तो ये चारों ओर की दीवार इसमें लगी हुई है दूर दूर तक, जिसके एक छोर पर आदिलाबाद का किला भी इसी में बना हुआ है। जहाँ तक दूरी होने के कारण हम वहाँ पर नहीं जा पाए, हालांकि सभी खंडित हो चुका है साथियों। ये इसकी जो साइड में अभी दिखाई दे रहा था आपको, ये तुगलकाबाद गांव है। और ये साथियों बैठक है, यहाँ पर जिनके अतिथि आते थे इस गोल वाले में जो छत्रीग्रस्तों की बैठक है। और ये जो रूम बने हुए हैं साथियों ये अतिथि गृह हैं या कह सकते हो कि गेस्ट हाउस हैं। देखिए साथियों इस सर्फ का रंग भी ऐसा है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी कभी आप आओ तो थोड़ा सा होशियार रहें। ये साथियों अतिथि गृह हैं जो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं। और इसके सामने का जो जगह है ये साथियों बैठक है, जहाँ अतिथि आकर सबसे पहले बैठा करते थे। और ये जो देख रहे हो साथियों ये यहाँ का ये वॉचिंग टावर है साथियों, क्योंकि इस पर सैनिक खड़े होकर बाहर, क्योंकि इसके किनारे किनारे पर रोड बना हुआ है, हालांकि चारों तरफ इसके पानी भी था। पहले तो बताते हैं कि किले के चारों तरफ पानी था। तो इस वॉचिंग टावर पर खड़े होकर जो सैनिक थे वो बाहर और अंदर दोनों तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे, क्योंकि अंदर भी आम नागरिक थे, गांव बसा हुआ था। तो इसलिए राजा और राज की देखभाल करने के लिए सैनिक इस पर खड़े रहते थे, जो बाहर और भीतर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देते रहते थे। देखिए साथियों कितने भारी भारी पत्थर हैं और इनमें हल्का इतना गैप भी है कि इस पर थोड़ा प्रयास करके चढ़ा जा सकता है। हमारा ये साथी है मोनू, ये चढ़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन हमने इनको मना कर दिया, क्योंकि जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो ये वॉचिंग टावर आप देख रहे हो जो आज सही अवस्था में है अभी भी साथियों। और ये साथियों क्योंकि उन्होंने कई बाउल बनाए थे, उनकी भाषा में बाउल कीजिए या बावड़ी कहिए, या आप इसको जलकुंड या जल का कुआं कह सकते हैं। तो देखिए साथियों सीढ़ी से उतर कर हम नीचे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसका जो नीचे का तल है उससे ऊपर तक लगभग ये 5 मंजिला है साथियों। एक 5 मंजिल इमारत के बराबर इसकी हाइट रखी गई है साथियों। और उस टाइम के इंजीनियरों की तारीफ़ करनी चाहिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से इतने भारी भारी पत्थरों को रखकर
इसको बनाया गया है जिसमें पानी बिल्कुल लीकेज नहीं होता था साथियों। और या तो इसमें राजा रानी नहाते होंगे साथियों, या इसमें जो घोड़े, हाथी या व्यक्ति उनके नहाने धोने के लिए पानी इसमें रखा जाता होगा। हो सकता है पीने के भी इस्तेमाल करते हों, क्योंकि इसमें साथियों अभी हम आपको देखिए सीढ़ियों से तो लगता है इसमें अंदर आके पानी ले जाते होंगे। और ये जो 3 पत्थर देख रहे हो साथियों, जिनमें सुराख भी हैं, छेद जब दिखाई नहीं दे रहे, तो हो सकता है बाल्टी या घड़े वगैरह से इसमें से पानी खींचने की व्यवस्था होगी, इसीलिए वो लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इस जलकुंड का आर्किटेक्चर है साथियों, और बहुत ही अच्छा है। चलो इससे अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खंडित हो गया है और देख रेख के अभाव में ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो इसके बारे में, हर बिल्डिंग के बारे में जानकारी देना तो संभव नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के और किसी किताब भी अभी ऐसी कोई नहीं बनी कि जिसके बारे में, इस बिल्डिंग के एक एक हिस्से के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो साथियों, गियासुद्दीन तुगलक हालांकि एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर दक्षिण भारत तक शासन किया था साथियों। और जो है एक बात बताते हैं इस गुजरने के बारे में कि एक थे सूफ़ी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो उन्होंने इनसे आग्रह किया था एक बाउल बनवाने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने अपने मजदूर लगाकर अलग अपनी पानी के लिए जलकुंड बनाना चाहा। और उस समय पर ये जो है गुजरात में विद्रोह छिड़ गया था, क्योंकि इतने बड़े शासन को संभालना आसान नहीं था। तो ये उस विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ पर एक तंगे नामक जगह है, वहाँ पर उस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात में गए थे। और जब इनको पता चला कि इनके मना करने के बावजूद भी संत निजामुद्दीन अपना अलग जलकुंड बना रहे हैं, तो इन्होंने आदेश दे दिया कि जाइए उससे कहिए कि जब तक मैं आऊँ, मेरे आने से पहले ये जो संत, जो सूफी संत, वो यहाँ से दिल्ली छोड़ जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये साथियों गियासुद्दीन तुगलक का राज दरबार का जो गेट है, जो जहाँ पर वो राजा अपने रानियों के साथ रहते थे और जहाँ राज दरबार लगता था, ये उसका मुख्य गेट है। तो जब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के लिए कह दिया, और जब उनको वो जो सूचना मिली कि यहाँ से या महाराज का आदेश है आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा, तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था कि हनूश दिल्ली दूर आसित, कि अभी दिल्ली दूर है, और मैं उनको श्राप देता हूँ कि ये जो किला जिसको बनवा रहे हैं और जहाँ से मुझे वो भगाना चाह रहे हैं, मैं श्राप देता हूँ कि या तो ये किला उजड़ रहेगा या रहे गुजर। तो उन्होंने कहा था, तो शायद उन्हीं का श्राप का कोई कारण रहा होगा कि ये पूर्ण भी नहीं हो पाया और ये सारा जो है किला उजड़ गया, और इसके आसपास अधिकांश जगहों पर गुजर जाति के लोग निवास करते हैं। तो साथ ही ये स्थान देख रहे हैं आप, ये वो स्थान है जहाँ पर राज दरबार लगता था, और सुल्तान जहाँ पर बैठकर अपनी नीतियाँ बनाते थे अपनी और अपनी जनता के बारे में, और विचार विमर्श करते थे। लेकिन एक बात और आपको बताऊं मज़ेदार साथियों, कि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक एक ऐसे सुल्तान थे कि जिन्होंने नरमी और कठोरता में संतुलन बनाकर एक नया मध्यम मार्ग अपनाया था, जिसको रस्म ए मियाना कहा गया था साथियों। और इनकी जब साथियों उन्होंने श्राप दे दिया, तो उसका यही रिजल्ट रहा था कि जब वहाँ से ये उसको विद्रोह को दबा कर आए थे, तो अपने लड़के के यहाँ स्वागत समारोह में रुके थे, और वहीं पर उस बिल्डिंग को गिर जाने से इनकी मौत हो गई साथियों। और इनका जो उत्तराधिकारी था, इनका लड़का जो है गियासुद्दीन का
वो इनका उत्तराधिकारी बना मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक अकेला ऐसा सुल्तान था सुल्तान काल में कि जिसने होली का त्यौहार मनाया था। और इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के जो श्राप से मुक्ति के लिए उनका शेख निजामुद्दीन औलिया जी का मकबरा भी दिल्ली में बनवाया था साथियों। इनके शासनकाल में चीनी यात्री इब्न बतूता भी भारत आया था। ये जो देख रहे हो साथियों आप, ये गियासुद्दीन तुगलक जी की जो है समाधि स्थल है साथियों। इसमें 3 समाधियाँ हैं। बीच वाली सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक जी की समाधि है, और ये राइट हैंड वाली उनके लड़के, क्योंकि जो उनका लड़का था वो छोटा वाला वो साथ था और उसकी भी मृत्यु भी उन्हीं के साथ हुई थी। लेकिन तीसरी जो समाधि उसके बारे में जानकारी नहीं है अभी हो पाई है। कुछ लोग इनको उनकी पत्नी की समाधि बताते हैं और कुछ लोग उनके उत्तराधिकारी की बताते हैं। साथियों इसका टेक्सचर भी बहुत खूबसूरत है। ये अष्टभुजाकार बनी हुई है इमारत, जिसमें नीचे लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है साथियों, और इसकी गुम्बद में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बिल्डिंग के चारों तरफ बाउंड्री है साथियों, और देखिए एक चारों कोनों पर भी इसमें गुम्बद नुमा इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें से ये जो समाधि देख रहे हो ये मोहम्मद जफ़र खां की समाधि है साथियों, जो संगमरमर